Hello, my dear students. This is Kiran and welcome back to my channel Ideas for Learners. So, आपकी चैप्टर जो है चैप्टर 6 प्रेशर विंड्स स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन कंप्लीट हो चुकी है। अब टर्न है क्वेश्चन आंसर की, है ना? तो आज क्वेश्चन आंसर को करते हैं। तो देर ना करते हुए क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट किया जाए। जिन्होंने पूरी चैप्टर नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 8 की प्लेलिस्ट को ओपन करना। वहां पे आपको 3 पार्ट्स में ये चैप्टर मिल जाएंगे। ओके, पहले आप देख लेना, उसके बाद आप इसको करना क्वेश्चन आंसर को, ठीक है? तब अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है ये टॉपिक्स। तो आपको बिना समझे आंसर इसका आप नहीं कर पाओगे, है ना? जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोब एंड पॉन्डर के क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। क्या है? व्हाई आर विंड्स स्ट्रॉन्गर ऑन सम डेज एंड देन ऑन अदर्स? विंड्स जो है स्ट्रॉन्गर क्यों होते हैं और कभी काम होते हैं, क्यों होते हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंसेस। ठीक है, जब प्रेशर डिफरेंस जो होता है आपका बहुत ज्यादा लार्ज हो जाता है, लार्ज प्रेशर डिफरेंस हो जाता है, उसके वजह से क्या होता है, विंड जो है क्रिएट होने लगता है। और बहुत ज्यादा अगर लार्ज प्रेशर डिफरेंस हो तो उस समय विंड्स क्या होंगे, आपके स्ट्रॉन्गर होंगे। और प्रेशर डिफरेंस जब रिड्यूस हो जाएगा तो वो विंड क्या होगा, काम होगा। ओके, so wind are stronger on some days than on others because of the large differences in the air pressure. When the pressure difference is reduced to a larger extent, the wind is calm. The winds are calm. Okay, तो ये आप आंसर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? Why are water tanks usually placed at a height? Okay, वाटर टैंक्स को यूजुअली हाइट पे प्लेस किया जाता है। व्हाई? तो वाटर टैंक्स को यूजुअली हाइट पे इसलिए प्लेस किया जाता है ताकि वो नीचे जो बॉटम में अपना प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लगाएँ और फिर जो टैप्स में आपका नल में जो पानी आए वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से आए, ठीक है? गुड स्ट्रीम ऑफ वाटर आपको मिले। तो इसीलिए इसको जनरली प्लेस किया जाता है हाइट से, बिकॉज़ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द टैंक। जितना ज़्यादा हाइट होगा, उतना ज़्यादा आपका प्रेशर होगा। इसलिए आपको हाइटेड में मिलेंगे वाटर टैंक्स, ओके? So the pressure in the taps is increased, resulting in a good stream of water from the taps. Okay? Now, can air pressure really crush us? क्या एयर प्रेशर हमें क्रश कर सकते हैं? तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि नहीं, एयर प्रेशर हमें क्रश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो प्रेशर है वो इक्वल है। किससे इक्वल है? जो हमारे बाहर का प्रेशर है, ठीक है? बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे इक्वल है हमारा बॉडी का प्रेशर, ठीक है? हमारे इनसाइड जो बॉडी में जो प्रेशर है वो इक्वल है, वो बैलेंस कर दे रहा है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो एयर प्रेशर कैन नॉट क्रश अस because the pressure inside our body is equals to that pressure. This balances the pressure exerted from outside. Okay, तो बैलेंस हो जा रहा है इसलिए हम लोग उसमें क्रश नहीं होंगे। ओके, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन क्या है? What causes storms and cyclones? और दूसरा क्वेश्चन है, if the earth stops rotating, would cyclones still form? तो बिल्कुल देखिए कैसे होता है, क्या क्या कॉजेज है स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के। तो जब ओशन वाटर जब हीट हो जाती है तो वार्म और मॉइस्ट एयर राइज हो जाते हैं, ठीक है? वो क्या क्रिएट करते हैं? लो प्रेशर एरिया क्रिएट करते हैं, है ना? तो इससे क्या होता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट करने से प्रेशर डिफरेंस वहां पे बनने लगता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो हाई प्रेशर मूव करेंगे किधर? लो प्रेशर रीजन की तरफ। और इससे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग विंड्स स्टार्ट ब्लोइंग, ठीक है? स्ट्रॉन्ग विंड जो है ब्लो करने लगेंगे। और साथ ही जो अर्थ का रोटेशन है, अर्थ के रोटेशन की वजह से वो जो मूव कर रहा है एयर, वो क्या होगा? स्पिन करने लगेगा। और इसी कंटिन्यूअस साइकिल की वजह से क्या होगा? जब रिपीट होगा तो साइक्लोन फॉर्म होंगे, साथ में इसमें रेनिंग भी होगा, ठीक है? चलिए, इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग साइक्लोन्स वुड नॉट फॉर्म। अर्थ जब आपका रोटेट नहीं करेगा तो ये चीज आपका स्पिन नहीं करेगा, ठीक है? जो एयर है, मूविंग एयर, वो स्पिन नहीं करेगा तो उसके अंदर का वाटर भी वो स्पिन नहीं करा पाएगा, ठीक है? तो साइक्लोन्स फॉर्म नहीं होंगे। ओके, चलिए, ये आपका प्रोब एंड पॉन्डर का क्वेश्चन था। कहीं पे किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लेंगे। ओके, नाउ कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव।
ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें करेक्ट ऑप्शंस को आपको चूज करना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इस फिगर को आप लोग देखिए, बोला जा रहा है वेसल आर जो है उसको वाटर से फिल किया जा रहा है, ये है वेसल आर, ठीक है। इसको वाटर से फिल किया जा रहा है और यहाँ पे कनेक्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है, कनेक्टेड है तो तीनों, नीचे में बॉटम में तीनों कनेक्टेड है। अब इसमें बोला जा रहा है व्हेन पोरिंग ऑफ वाटर इज स्टॉप्ड, इसमें पोर कर रहे हैं वाटर, जब इसको स्टॉप किया जाएगा तो जो लेवल होगा वाटर का, ठीक है, उसको आपको बताना है। तो जैसे जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ जो जैसे कि इतना लेवल में आपका मतलब पानी भर के फिर उसको रोक दिया गया, तो क्या होगा, तीनों में जो है ना पानी का लेवल जो है वो सेम होगा, ओके, तीनों में पानी एक जैसा फिल होगा, ठीक है, जितना भी हो, या तो इतना ही अगर है पानी आप इतना ही फिल किए हो तो तीनों में लेवल इतना इतना ही होगा, ठीक है। तो जितना भी रहेगा तीनों में क्या होगा, सेम रहेगा। तो इसमें ऑप्शंस क्या मिल रहे हैं, हाईएस्ट इन वेसल पी, हाईएस्ट इन वेसल क्यू, हाईएस्ट इन वेसल आर। तो यहाँ ये तीनों रॉन्ग है, ओके। क्या होगा, इक्वल इन ऑल थ्री वेसल्स, क्योंकि यहाँ पे सारे कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे अगर ज्यादा होगा आपका लेवल, तो ये धीरे धीरे पानी इसमें ट्रांसफर कर लेगा, फिर ये इसमें अगर ज्यादा होगा तो ये इसको ट्रांसफर कर लेगा, मतलब तीनों जब बैलेंस हो जाएंगे तब ये अपना लेवल आपको दिखा देगा कि इक्वल है, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रबर सकर एम इज प्रेस्ड ऑन अ फ्लैट स्मूथ सरफेस, ठीक है, रबर सकर एम को प्रेस कर दिया गया फ्लैट स्मूथ सरफेस में, तो क्या होगा, ये रबर सकर जो है वो चिपक जाएगा, इट विल स्टिक टू द सरफेस। दूसरा क्या है, इसी तरह सेम आइडेंटिकल सकर है, उसका नेम है एन, इसको प्रेस किया गया एक रफ सरफेस में, तो इसको प्रेस करोगे आप रफ सरफेस में तो ये नहीं उसमें स्टिक होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, फ्लैट स्मूथ सरफेस में ही स्टिक होता है और इसका सरफेस कैसा है, रफ है। तो क्या होगा, बोथ एम एंड एन विल स्टिक टू द सरफेस, नहीं, ये जो है आपका एन स्टिक नहीं होगा, बोथ एम एंड एल विल नॉट स्टिक, नहीं, ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एम तो स्टिक हो रहा है, एन नहीं स्टिक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एम विल स्टिक बट एन विल नॉट स्टिक, दिस वन इज योर करेक्ट ऑप्शन, ओके, एंड हियर इट इज डी, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, a water tank is placed on the roof of a building at a height h, ओके, यहाँ हाइट आपको दिया है h हाइट पे, ये वाटर टैंक जो है वो प्लेस्ड है, ठीक है। टू गेट वाटर विथ मोर प्रेशर ऑन द ग्राउंड फ्लोर वन हैज टू, ठीक है। तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट जान चुका है, क्या है, जितना ज्यादा हाइट है आप इंक्रीज करोगे, जितना ज्यादा हाइट को आप इंक्रीज करोगे, प्रेशर जो है आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो increase the height of h at which the tank is placed, ठीक है, decrease the height h at which the tank is placed, यहाँ बोला है इंक्रीज करने के लिए हाइट को, एक बार बोला जा रहा है डिक्रीज करने के लिए, देन क्या बोल रहा है, रिप्लेस करना है टैंक को विद दूसरे टैंक से जिसका सेम हाइट हो, तो क्या मतलब है भाई, सेम हाइट यहाँ पे होल्ड मोर वाटर होल्ड करने से कोई फायदा है क्या, जैसे कि आप लोगों ने पतले ट्यूब और मोटे ट्यूब से देखा था, डायमीटर अलग अलग डायमीटर के पाइप से हम लोगों ने देखा था ना, दोनों में क्या हो रहा था, बल्जिंग सेम हो रहा था बलून का। तो यहाँ पे आपका वाटर मोर होल्ड करने से कोई मतलब नहीं है, उसका वेट से कोई मतलब नहीं है, इसके हाइट से मतलब होता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत ही है, रिप्लेस करने से कोई फायदा नहीं है, प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, है ना। और फिर दूसरा क्या, रिप्लेस द टैंक विथ अनदर टैंक ऑफ सेम हाइट, फिर यहाँ पे सेम हाइट है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि कम वाटर को वो अगर होल्ड कर रहा है तो कम और ज्यादा वाटर होल्ड करने से कुछ नहीं होगा, है ना। हमें फोकस करना है किस पे, हाइट पे। तो जैसे ही हम हाइट को बढ़ा रहे हैं, प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, इंक्रीज करना है हाइट को, ओके, तभी जाके प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, मोर प्रेशर विल कम ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। तो ये आपका आंसर फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू वेसल्स ए एंड बी कंटेन वाटर अप टू द सेम लेवल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे ज्यादा वाटर का लेवल दोनों का सेम है, यहाँ पे पतला है ये वाला आपका वेसल तो ये कम वाटर लेगा, ये ज्यादा है तो ये
ज़्यादा वाटर लेगा। लेकिन यहाँ पे वेट डिपेंड नहीं करता है ना? प्रेशर में वेट डिपेंड नहीं करता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वो देखो। प्रेशर ऑन ए एंड बी इज़ द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ वेसल्स। यहाँ पे पीए, पीबी आपका बॉटम में प्रेशर लगा रहा है, ओके? कौन लगा रहा है? लिक्विड। नाउ फोर्स FA and FB is the force exerted by the water at the bottom of the vessels A and B। और ये क्या है? कंटेनर A जो है वो फोर्स लगा रहा है FA और कंटेनर B वेसल B जो है वो क्या लगा रहा है? फोर्स B, ओके? FB। तो आपको इनमें से सिलेक्ट करना है कि कौन से करेक्ट है। तो देखिए भाई, लेवल सेम है दोनों का, है ना? तो प्रेशर तो बिल्कुल सेम होगा दोनों का, है ना? इसमें तो कोई टेंशन की वाली बात नहीं है। तो प्रेशर सेम किसमें है? इसमें है और इसमें है, बाकी ये दोनों में तो कम बेसी है। तो इसमें होने वाला नहीं है कम ज़्यादा वाला, ऑप्शन खत्म। ऐसे ही हम लोग इसको एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है? अब बात आती है कि फोर्स जो है, फोर्स ए और बी का इक्वल है और यहाँ पे फोर्स जो है आपका बी का ज़्यादा है, ए का कम है। तो फोर्स हम लोगों को पता है कि जितना ज़्यादा मास होगा किसी भी चीज़ का, वो उतना ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपका वेट आप लोग देख लो यहाँ पे, क्योंकि वेट आपका ज़्यादा है इसमें, किसमें? बी में। और इसमें क्या है? वेट कम है क्योंकि ये पतला वेसल है और ये मोटा वेसल है, तो ये होल्ड कर रहा है वाटर को ज़्यादा। तो ज़्यादा वाटर रहेगा तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, इसलिए क्या होगा? इसलिए क्या होगा, जो फोर्स आपका लग रहा है बी में, वो ज़्यादा होगा फोर्स जो लग रहा है ए से। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ओके? प्रेशर जो आपका लगेगा दोनों में सेम लगेगा। फोर्स जो है, फोर्स ऑन ए इज लेस देन फोर्स ऑन बी। तो फोर्स आपका बी का ज़्यादा होगा और प्रेशर दोनों का इक्वल होगा, ठीक है? ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? Air flows from a region of higher pressure to a region of lower pressure। बिल्कुल, एयर जो है कैसे फ्लो करता है? जब कभी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है तो हायर रीजन वाला प्रेशर जो रहता है वो लोअर की तरफ मूव करने लगता है, तो इसी से एयर फ्लो होना स्टार्ट होता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ओनली एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। गलत है बिल्कुल। आप लोग साथ साथ आंसर करते जाएंगे कमेंट में, ओके? जिन्हें पता है वो कमेंट में आंसर करेंगे, जिन्हें नहीं पता है वो आप लोग देख लेंगे, है ना? तो लिक्विड जो है प्रेशर सिर्फ बॉटम में नहीं लगाती है, लिक्विड साइड्स में भी लगाती है भाई। साइड्स में भी हम लोग होल करके देखे थे ना, चारों साइड से पानी बाहर एक ही प्रेशर में निकल रहा था ना। तो यहाँ पे नॉट ओनली एट बॉटम बट आल्सो द साइड्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है? लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर नॉट ओनली एट द बॉटम बट आल्सो इन द साइड्स ऑफ द कंटेनर, ये होगा। तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है, वेदर इज स्टॉर्मी एट द आई ऑफ द साइक्लोन। आई ऑफ द साइक्लोन आप लोगों ने पढ़ा था ना? आई ऑफ द साइक्लोन में क्या था? याद करिए, वहां पे विंड बिल्कुल काम था, यहाँ पे एकदम लोएस्ट प्रेशर था, ठीक है? तो यहाँ पे विंड कैसा है? एकदम काम है, शांत है। तो वेदर यहाँ का स्टॉर्मी नहीं होगा। आई ऑफ द साइक्लोन में वेदर आपका बिल्कुल काम होगा, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। चलिए, अब क्या है? ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म इट इज सेफर टू बी इन अ कार। ये है क्या? To be in a car or be in a bus, it is safer। Yes, thunderstorm के समय में कार के अंदर अगर आप हो या फिर बस के अंदर हो तो ये बिल्कुल सेफ है, क्योंकि वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है, मैं आपको बताई थी, याद करना है ना? चलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? यहाँ देखिए फिगर में, दो फिगर गिवन है आपको। एक बच्चा जो है, ये जो बॉय है, वो हॉरिजेंटली लाई किया हुआ है, हॉरिजेंटली यहाँ पे लेट गया है और यहाँ पे स्टैंड है, वर्टिकली स्टैंडिंग हियर, ठीक है? और नीचे क्या है? सैंड बेड है। इसमें आपको पूछा जा रहा है कि जो सैंड है मतलब अंदर इसमें घुसता जाएगा, ठीक है? तो इसमें पूछ रहा है कि बॉय विल
इन विच केस द बॉय सिंक मोर इन द सैंड। तो यहाँ पे फिर प्रेशर का केस आ जाएगा, है ना? कैसे हम लोग पता लगाएंगे? प्रेशर के थ्रू। जिसमें ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा मतलब वो नीचे की तरफ चला जाएगा, है ना? तो ये क्या है बच्चा? लेटा हुआ है। इसका सरफेस एरिया क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा है, इतना दूर का सरफेस एरिया ये ले रहा है। ये बच्चा क्या है? खड़ा है, तो खड़ा है तो इतना ही दूर का सरफेस एरिया ले रहा है ये। ठीक है? तो पहले सरफेस एरिया के केस से हम लोग प्रेशर लगा सकते हैं। जब सरफेस एरिया आपका ज़्यादा रहेगा, एरिया यानी कि, ठीक है? एरिया अगर ज़्यादा होगा, तो प्रेशर क्या होता है? कम होता है, क्योंकि ये लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? प्रेशर आपका कम हो जाएगा, लेस होगा। तो आपका इससे ही समझ में आ जाएगा, ये जो सरफेस एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर आपका कम लग रहा है। तो प्रेशर कम लगेगा तो इसमें क्या होगा? नीचे जल्दी से नहीं जाएगा। यहाँ पे आपका सरफेस एरिया कम है तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो ज़्यादा क्रिएट होगा। तो ये जल्दी से नीचे सिंक होने लगेगा, है ना? दूसरा रीज़न आप क्या दे सकते हो? दूसरा रीज़न है कि इसका हाइट देखेंगे, है ना? हाइट जितना ज़्यादा होता है, उतना ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है? जितना ज़्यादा हाइट बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। तो इसका हाइट देखिए, यहाँ से इतना दूर का हाइट ले रहा है ये। हाइट जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा प्रेशर वो बॉटम में लगाएगा। तो अपने बॉटम में यहाँ पे लगा रहा है ना, इसमें जल्दी से वो नीचे सैंड की ओर सिंक होगा। इसमें इसका हाइट जो है, यहाँ से यहीं तक है ना, यहीं तक इसका हाइट है ना यहाँ से। तो इसमें हाइट भी कम है, तो इसलिए इसमें प्रेशर भी कम लगेगा, ठीक है? इसमें क्या होगा? इस केस में वो बच्चा नीचे सिंक होने से बचेगा, है ना? यहाँ पे आपको रीज़न बता रही हूँ मैं, आंसर आप देखिए, सब आपको मैं बता दी, ये आपका आंसर। द बॉय सिंक्स मोर इन फिगर 2 पॉइंट सॉरी 6.23 बी। Okay, as the height of the boy increases, it will increase the pressure at the bottom. Also, the surface area in first case is more, so there will be decreased pressure at the bottom. And surface area in the second case is less, so there will be increased pressure at the bottom. तो आप ये सारे reasons दे सकते हो, ठीक है? चलिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक एलिफेंट है, ठीक है? जिसका 4 पैर होता है, ये तो सभी को पता है भाई, है ना? तो अपने 4 पैरों पर खड़ा है और उसके 1 पैर का 1 फुट का एरिया बताया जा रहा है। एरिया उस वो जो कवर कर रहा है एक उसका 1 पैर, वो है 0.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है? अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? उसका जो प्रेशर वो अपने ग्राउंड में दे रहा है, वो एलिफेंट का जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है? एलिफेंट का जो प्रेशर लग रहा है ग्राउंड में, वो हमें कैलकुलेट करना है। साथ ही इसमें वेट दिया है। वेट यानी कि फ़ोर्स, ठीक है? वेट यानी कि क्या होता है? फ़ोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, है ना? तो यही आपको फ़ोर्स गिवन है, एरिया गिवन है। एरिया लेकिन गिवन है, एक ही पैर का गिवन है और वो अपने 4 पैरों पर खड़ा है ना? तो चारों पैर का एरिया निकालना पड़ेगा। तो 4 पैरों का एरिया क्या करेंगे? पहले लिखेंगे हम लोग एरिया कवर्ड बाय 1 फुट, ठीक है? तो एरिया कवर कर रहा है 1 फुट कितना 0.25 मीटर स्क्वायर। तो 4 पैरों का करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से इंटू करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी उसके चारों पैरों का निकल जाएगा। तो चारों पैरों का करोगे तो क्या आएगा? 1 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है? इंटू करके आप लोग देखो 1 मीटर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे? वेट जो है आपका यानी कि फोर्स वो गिवन है। वो कितना है? 20,000 न्यूटन। ओके? तो हमें क्या पता है फोर्स जो होता है सॉरी प्रेशर जो होता है वो क्या होता है फोर्स बाय एरिया, है ना? तो फोर्स बाय एरिया तो फोर्स हमारा है 20,000 न्यूटन, एरिया हमारा है 1 मीटर स्क्वायर। तो इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय एलिफेंट इज इक्वल्स टू 20,000 न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20,000 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है? तो ये आपका हो गया 20,000 पास्कल। ठीक है? दिस इज योर आंसर। इस तरह से आपको करना है। ओके? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी क्या है? यहाँ पे 2 बोट्स हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 में बोट ए और बी है, जिसमें बोट ए का जो बेस एरिया है वो गिवन है और बोट बी का बेस एरिया वो गिवन है। ठीक है?
बोट ए में आपके 5% सीटेड हैं और बोट बी में 3% सीटेड है। ओके, अब एक एक पर्सन का वेट जो है वो गिवन है, एक मतलब सारे पर्सन जो है सबका एक ही फोर्स लग रहा है, एक ही आपका वेट लग रहा है, कितना 700 न्यूटन। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस बोट में ज्यादा प्रेशर एक्सपीरियंस, कौन सा बोट ज्यादा प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा। इतने सारे पर्सन उसमें है ना, एक में 5% है, एक में 3% है, तो किस में ज्यादा प्रेशर लगेगा ये आपको बताना है और कितना ज्यादा लगेगा। ओके, ये देखिए बोट ए है, बोट ए का एरिया गिवन है आपको, बेस एरिया कितना है 7 मीटर स्क्वायर। वेट जो है एक पर्सन का 700 है, तो 5% का कितना होगा, क्योंकि बोट ए में 5% बोर्डेड है। ठीक है, तो 5% का कितना हो जाएगा 5 into 700। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आगे में जाके हमें कट जाएगी ये। ठीक है, ये वैल्यू को हम लोग काट सकते हैं इजीली, इसीलिए कैलकुलेट नहीं करने की जरूरत है। तो यहाँ पे प्रेशर निकालेंगे, फोर्स बाय एरिया, फोर्स आपका ये है, एरिया आपका ये है, दोनों को वैल्यू पुट करना है और ये 700 कट जाएगा, 7 से आ जाएगा 5 into 100 यानी कि 500 न्यूटन, यानी कि 500 पास्कल। बोर्ड बी में क्या होगा, एरिया आपको गिवन है कितना 3.5 मीटर स्क्वायर, फोर्स जो है हमारा 700 न्यूटन है, तो 3% के लिए 3 into 700 हो जाएगा। प्रेशर हम लोग फिर से निकालेंगे उसी तरह से, तो 3.5 को नीचे रखेंगे, यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो ऐड हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 200 से ये कट जाएगा। ओके, तो 200 से कटेगा तो 200 into 3 = 600, तो 600 पास्कल इसका आंसर हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंसेस निकालेंगे क्योंकि हमें बताना है बाय हाउ मच इट इज मोर, इसलिए इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो 600 माइनस 500 पास्कल इक्वल टू 100 पास्कल। तो हेंस बोट बी विल, ये आपका एक्सपीरियंस कर रहा ज्यादा मोर प्रेशर बाय 100 पास्कल्स। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, would lightning occur if air and clouds were good conductors of electricity? तो बिल्कुल आप लोग ये समझ लो कि जब एयर और क्लाउड्स जो है गुड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, तो वहां पे लाइटनिंग नहीं होगा। पूछो भाई क्यों, बताती हूँ मैं आंसर, है ना। इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर वो लोग कंडक्टर्स होंगे, लाइटनिंग आपका क्यों होता है, लाइटनिंग इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे चार्जेस बिल्डअप हो जाते हैं, है ना। क्लाउड्स में आपके चार्ज बिल्डअप हो रहे हैं और वो चार्ज जाके कोलाइड कर रहे हैं। तो ये जो चार्ज है आपका क्यों फॉर्म हो रहा है, क्योंकि एयर जो है आपका कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है इसका एयर का। तो इसलिए ये स्टैटिक चार्जेस यहाँ पे डेवलप हो रहे क्लाउड्स में। जब एयर कंडक्टर होगा तो यहाँ पे चार्जेस क्यों डेवलप होंगे, चार्जेस को तो ये फ्लो करवा देगा, क्लाउड्स जो है चार्जेस को फ्लो करवा देगा, है ना। फ्लो करा के चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ चार्ज ही नहीं बिल्डअप होगा तो वो कोलाइड किससे करेगा, कोलाइड ही नहीं होगा, तो वहां पे लाइटनिंग होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। कोलिजन के वजह से ही तो लाइटनिंग हो रही है ना। यहाँ पे क्या होगा, नो लाइटनिंग वुड नॉट हैपन, लाइटनिंग अकर्स व्हेन द लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस developed over clouds and they collide. But if air and clouds were good conductors, they will not allow the charges to develop. वो चार्जेस को डेवलप ही नहीं होने देंगे, वो फ्लो कर देंगे, है ना। इंस्टेड दे विल पास द करंट टू फ्लो। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, को फिगर में पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे दो आइडेंटिकल बैलून्स है ए एंड बी। ठीक है, ये वाला फिगर में ए एंड बी है, ये मान लो कि ए है, ये बी है। ओके, तो यहाँ पे अगर जब वाटर को फिल किया जा रहा है बॉटल में, ठीक है, अप टू अ सर्टेन हाइट, मान लो कि इतना हाइट पे इसको फिल कर दिया गया, तो विल द बलून्स बल्ज, क्या बलून्स बल्ज करेंगे। ठीक है, अगर हाँ तो क्या वो इक्वली बल्ज होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। तो आप लोगों ने एक्टिविटी में ये चीज किया हुआ है, वहां पे दो दो अलग अलग ट्यूब्स थे, यहाँ पे आपको एक ही बॉटल में दोनों साइड्स में है, क्योंकि इसका लेवल आप देखिए सेम है। ठीक है, अगर आप लेवल ऊपर नीचे रखते तो इसके हाइट पे मैटर करता। ठीक है,
तो अगर इसका इतना लेवल होता, ठीक है? तो ये क्या होता है, ये कम बल्ज होता है या ज़्यादा बल्ज होता है, क्योंकि इसका हाइट ज़्यादा है, इसका कम है। लेकिन यहाँ पे हाइट क्या है? सेम है। दोनों का हाइट जो है वो सेम है। तो क्या होगा? बिल्कुल, ये बल्ज तो करेंगे और बिल्कुल इक्वली भी करेंगे। लेकिन इसका आंसर हम लोग क्या देंगे? क्योंकि ये लेवल इसका सेम है, जितना भी हाइट पे हो, उसका हाइट दोनों से सेम है। तो इसलिए दोनों का बल्जिंग अमाउंट भी क्या होगा? सेम होगा, ठीक है? Yes, both balloon will bulge equally. This is because when the water is filled at a certain height, the liquid exerts pressure. यहाँ पे z को हटाओ. The liquid exert pressure on the walls of the container and they are attached to the same level of the container. इसलिए क्या होगा? क्या इसका आंसर हो जाएगा? Yes, both balloons will bulge equally. This is because when water is filled at certain height, the liquid exert pressure at the walls of the container and they are attached to at the same levels of the container. इसलिए दोनों में bulging जो है वो same होगा. Okay? अब क्वेश्चन नंबर 8 में है कि कैसे एक स्टॉर्म जो है वो साइक्लोन बन जाता है, वो आपको बताना है. ठीक है? तो हम लोगों को पता है साइक्लोन क्या है? एक स्टॉर्म का ही लार्ज पार्ट है, ठीक है? स्टॉर्म का ही रूप है ये, लेकिन उसका बड़ा रूप है, भयावह रूप है, ठीक है? तो साइक्लोन्स क्या है? दे आर लार्ज स्टॉर्म्स दैट फॉर्म ओवर वार्म ओशन वाटर्स, ठीक है? इसको एक्सप्लेनेशन देना है, तो यहाँ पे आपका जो ये सारे जो लाइन्स है ना, ये आपके बुक से ही मैं ली हूँ. व्हेन द ओशन वाटर गेट्स हीटेड, द वार्म एंड मॉइस्ट एयर राइजेस अप, ठीक है? जब वाटर आपका हीट हो रहा है, तो वार्म एयर और मॉइस्ट एयर जो है वो राइज अप हो रहे हैं और वाटर वेपर वो कंडेंस करके रेन ड्रॉप बना रहे हैं, ठीक है? देयर वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म रेन ड्रॉप्स. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द हीट इज रिलीज्ड causes further warming of the ascending air leading it to rise to a greater extent. ठीक है? ये वही आपको लाइंस दिए गए हैं, आपको इस तरह से नहीं लिखना है, तो आप लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, जैसा कि मैं प्रोब एंड पॉन्डर में बताई ना, उस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है? इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हीट जो है वो रिलीज हो रही है और इसके वजह से वो असेंडिंग एयर को और वार्म कर रही है और वो वार्म होके और राइज हो रही है टू अ ग्रेट एक्सटेंट. वहां जाके वहां ऊपर चली जा रही है, तो क्या हो रहा है, वहां पे वेरी लो प्रेशर वहां का क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है? और जो उसके सराउंडिंग में जो एयर थे, वो क्या करेंगे, उसकी जगह लेने की कोशिश करेंगे. यहाँ का प्रेशर मान लो कि कम हो गया, तो जितना भी सराउंडिंग एयर्स है, उसके पास आने की कोशिश करेंगे, ठीक है? हाई प्रेशर जो है लोएस्ट की तरफ जाता है, तो वो लो की तरफ जाना स्टार्ट करेगा एंड स्टार्ट राइजिंग, और फिर धीरे धीरे वो ये यहाँ का ये वाला जो सराउंडिंग का जो एयर था, वो फिर वो भी गर्म हो जाएगा, फिर वो भी ऊपर जाने लगेगा, है ना? ऊपर जा रहा है. ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन द मूविंग एयर स्टार्ट्स स्पिनिंग. जो मूविंग एयर है वो स्पिन करने लगेंगे, घूमने लगेंगे भाई. ऐसे घूमने लगेंगे और ये साइकिल जो है रिपीट होते चला जाएगा. क्रिएशन ऑफ वेरी लो प्रेशर एरिया. यहाँ पे आपका बहुत कम प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाएगा विथ हाई स्पीड winds revolving around it. Okay, this spinning system of clouds, winds, rain form a cyclone. ठीक है? तो इस तरह से आप लोग लिख लेना. नहीं आपको अच्छा लगे तो आप उसको भी लिख सकते हो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई? 9 को देखा जाए, ये एक समर आफ्टरनून का फिगर आपको गिवन है, ठीक है? सी कोस्ट का, जिसमें ट्रीज इधर साइड बेंड हो रहे हैं, ठीक है? झुकाव इनका इधर है, इधर तरफ इसका हवा चल रहा है. आइडेंटिफाई विच साइड इज लैंड, ए और बी. एक्सप्लेन योर आंसर. इधर आपका लैंड है या फिर इधर लैंड है, ये आपको बताना है. तो जैसे आपका हवा इधर चल रहा है, दिख रहा है, क्योंकि बेंड जो है ट्री अपना इधर घुमा हुआ है, ठीक है ना? और ये क्या है, समर आफ्टरनून है, तो समर के समय में क्या होता है, वाटर और लैंड, यानी कि सी लिख लो. ओके, लैंड और सी ही लिख लो, ठीक है? तो समर के समय में लैंड जो है, यानी कि डे के टाइम में लैंड आपका बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा. तो इसका गर्म हवा ऊपर जाएगा भाई, इसका ठंडा हवा यहाँ आएगा, सी से लैंड की तरफ, है ना?
तो आपका विंड इधर ब्लो होगा, तब ये लैंड की तरफ आपका दिख रहा है, और यहाँ पे क्या है, विंड इधर ब्लो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सी जरूरी है कि इधर ही होगा, बी के तरफ, क्योंकि ये समर आफ्टरनून है और लैंड की तरफ आपका हवा का मूवमेंट होता है। तो लैंड की तरफ ये तो हवा आपका इधर जा रही है, तो हवा आपका इधर जा रही है, यानी कि इधर ही लैंड है और इधर साइड सी है। और ये केस किसका है, सी ब्रिज का। ओके, सी ब्रिज में क्या होते हैं, विंड जो है आपका, विंड का मूवमेंट कैसे होता है, फ्रॉम सी टू लैंड। ठीक है, तो ये आपका सी ब्रिज का केस हो गया, और आपका लैंड जो हो जाएगा ए की तरफ होगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, क्या है लिखा हुआ, लैंड इज ऑन साइड ए, सिंस इट इज अ समर आफ्टरनून सो द विंड ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड फॉर्मिंग सी ब्रिज, द ट्रीज आर स्वेइंग टुवर्ड्स ए, so there must be land and B must be a C. Okay, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की टर्न है। Describe the activity to show that air flows from region of high pressure to a region of low pressure. Okay, तो इसमें आपको जो बलून वाला एक्टिविटी था ना, उसी को कर लेना। यहाँ पे आप टायर वगैरह भी आप दिखा सकते हो कि टायर ट्यूब जब पंचर होती है या फिर उसमें कील चुभ जाती है, तो क्या होता है, धीरे 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 उसकी हवा जो है वो निकल जाती है, तो हाई प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर की तरफ जाती है। उसको भी आप बता सकते हो, या फिर इस तरह की एक्टिविटी आप फिर से लिख सकते हो जो आपका बुक में गिवन था। ओके, इसमें आपको क्या करना है, ये क्या है, एक्टिविटी टू शो एयर फ्लो फ्रॉम रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लोअर प्रेशर। ठीक है, इसमें आप यहाँ से लिखना मटेरियल्स रिक्वायर्ड, क्या-क्या आपको मटेरियल्स लगेंगे। 2 आइडेंटिकल बैलून्स चाहिए जो कि थिन रबर के हों, एक एक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ चाहिए और एक रबर बैंड चाहिए। ये भी आपका बुक से ही एन आंसर इसका बुक से ही मैं लिखी हूँ, ठीक है? चलिए, प्रोसीड्यूर जो है इसमें प्रोसीजर क्या करेंगे, इंसर्ट वन एंड ऑफ द स्ट्रॉ इंटू वन बलून एंड सिक्योर इट विथ अ रबर बैंड। Now inflate the second balloon and hold its mouth so that the air does not escape. जो भी आप लोगों ने पढ़ा है वही है, सेम सेम। और तीसरे में, और फिर क्या करना है, इंसर्ट द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रॉ इनटू द नेक ऑफ द इन्फ्लेटेड बैलून एंड सिक्योर इट विद अ रबर बैंड। यहाँ पे आपको दो रबर को लेना है, एक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ लेना है, एक रबर बैंड लेना है। फर्स्ट वाले को, बैलून को आपको स्ट्रॉ के एक एंड से सिक्योर कर लेना है, ठीक है, विद अ रबर बैंड। नाउ इन्फ्लेट करना है दूसरे बलून को और उसके माउथ को होल्ड करके उसको स्ट्रॉ में दूसरे एंड में उसको डाल देना है, ठीक है, और उसमें एयर जो है आपका एस्केप ना हो, ठीक है, इसको भी रबर बैंड से सिक्योर कर लेना है। अब आप क्या ऑब्जर्वेशन करोगे, जो साइज है दोनों बलून्स के वो चेंज हो जाएंगे, दोनों बलून्स का साइज चेंज होगा। बड़ा जो बैलून था आपका, इन्फ्लेटेड बैलून था, वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा, और जो छोटा अनइन्फ्लेटेड बैलून था वो धीरे-धीरे इन्फ्लेट हो जाएगा और वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है? कुछ एयर जो है मूव करेंगे कहाँ से, इन्फ्लेटेड बैलून से अनइन्फ्लेटेड बैलून की ओर, ठीक है? आफ्टर सम टाइम बोथ द बैलून्स अटेन्स ऑलमोस्ट सेम साइज, दोनों का जब साइज साइज सेम हो जाएगा तो फ्लो ऑफ एयर जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ये हमारा ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। नाउ हम लोग कंक्लूजन हमारा क्या निकलेगा इसमें, the inflated balloon has higher pressure inside it and the uninflated balloon has lower pressure inside. ठीक है, inflated balloon का higher pressure होगा, uninflated balloon का lower pressure होगा। जब दोनों बैलून्स कनेक्टेड होंगे एक स्ट्रॉ से, तो उसमें एयर जो है मूव करेगा किधर से, फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर रीजन, ठीक है, एंड द फ्लो ऑफ एयर स्टॉप्स व्हेन द प्रेशर इन द बोथ बैलून्स बिकम्स इक्वल। जब दोनों बैलून्स में उसका प्रेशर इक्वल हो जाएगा तब एयर का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर जो है वो दोनों का बैलेंस हो गया है, इक्वल हो गया, प्रेशर डिफरेंस वहां पे नहीं है। जब भी प्रेशर डिफरेंस होगा तब क्या होगा, हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की ओर जाएगा। अब क्वेश्चन आता है 11th, व्हाट इज थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन। जब एक स्टॉर्म में लाइटनिंग हो, थंडरिंग हो, उसी स्टॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे, थंडर स्टॉर्म कहेंगे, ठीक है। व्हेन अ स्टॉर्म इज अकम्पनीड बाय लाइटनिंग थंडर इट इज नोन एज थंडर स्टॉर्म। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, प्रोसेस ऑफ
द प्रोसेस ऑफ थंडरस्टॉर्म फॉर्मेशन। क्या है थंडरस्टॉर्म, कैसे फॉर्म होता है? वार्म एंड मॉइस्ट एयर राइजेस, उससे क्या होता है? क्लाउड्स फॉर्म होंगे। क्लाउड्स फॉर्म होके क्या करेंगे? लार्जर क्लाउड्स गैदर टुगेदर, एक साथ होंगे। उसके बाद क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्जेस बिल्ड अप, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो बिल्ड होने लगेंगे, डेवलप होने लगेंगे। ठीक है। और क्या होगा? बहुत ज्यादा चार्ज जब बिल्ड अप हो जाएगा तो क्या होगा? एयर जो है अपने इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को ब्रेक कर देगा। ठीक है। और यहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक्स होगा। यहाँ पे थोड़ा-सा आप एक्सप्लेन कर देना थोड़ा-सा, इसलिए मैं 2 ही पॉइंट में एक्सप्लेनेशन दी हूँ, बाकी मैं नहीं दी हूँ। ओके। यहाँ पे जब चार्ज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब एयर जो है अपना इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को ब्रेक कर देगा और फ्लो ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस होगा। और जैसे ही फ्लो होगा, चार्ज चार्ज मतलब एक-दूसरे से कोलाइड करेंगे तो क्या होगा? ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट दिखेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइटनिंग कहते हैं। वो कब होता है? जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस कोलाइड करते हैं। किसम के बीच? विदिन क्लाउड्स, बिटवीन क्लाउड्स एंड बिटवीन क्लाउड एंड ग्राउंड। ओके। तो ये लिख लेना। और उसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? लाइटनिंग होने के बाद वो एक बहुत ज्यादा साउंड क्रिएट करेगा। when the lightning bolt rapidly heats up the air around it, causing it to expand very quickly। और वो धीरे से एक्सपैंड हो जाएगा और वही जो आपका एक्सपेंशन है, रैपिड एक्सपेंशन, वो एक बड़ा पावरफुल साउंड जो है वो क्रिएट करेंगे, जिसको हम लोग थंडर बोलते हैं। रेन एंड स्ट्रॉन्ग winds accompanied by lightning and thunder, this process is called a thunderstorm। यहाँ पे एक स्पेस होगा। ओके। तो आप ऐसे करके आंसर कर लेना। 12 में क्या है? एक्सप्लेन द प्रोसेस दैट काउजेस लाइटनिंग। एक्सप्लेन करना है तो आप इसको समझ लो अच्छे से, इसी को एक्सप्लेन कर देना है ना। या फिर आप लोग ये वाला चीज भी एक्सप्लेन कर सकते हो, इसको यहाँ तक कर लेना। यहाँ पे थंडर स्टॉर्म के बारे में नहीं बताने की जरूरत है। 6 नंबर को उड़ा देना, ये वाला चीज को उड़ा देना, है ना। यहाँ तक को आप लोग एक्सप्लेन कर दोगे, ये भी आपका लाइटनिंग का पार्ट हो जाएगा। ओके। ड्यूरिंग स्टॉर्म, स्टॉर्म आती है तो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करने लगते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिससे क्या होता है? रबिंग होता है, रबिंग क्रिएट होता है वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस पार्टिकल्स में। ठीक है। और इनके वजह से क्या होता है? स्टैटिक चार्जेस जो है डेवलप हो जाते हैं। किसमें? विद इन क्लाउड्स। ठीक है। आउस आइस पार्टिकल्स क्योंकि वो लाइटर हैं, ठीक है, और ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो ये जाके अपर पार्ट्स में, क्लाउड्स के अपर पार्ट्स में चले जाते हैं। क्योंकि आइस पार्टिकल्स क्या है? लाइटर है, और ऊपर में जितना ज्यादा आपका ठंडी रहती है तो आइस पार्टिकल्स इसलिए वहां पे रहेंगे। वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो हेवियर है, और ये थोड़ी सी वार्म होती है ना, आइस पार्टिकल्स के कंपैरिजन में ये वार्म होती है, इसलिए ये लोअर पार्ट्स में, क्लाउड्स के लोअर पार्ट्स में रहती है। और ये क्या होती है? नेगेटिवली चार्ज होती है। ठीक है। तो दस यहाँ पे चार्ज सेपरेशन कर लेना। ओके। दस चार्ज सेपरेशन विद इन द क्लाउड टेक्स प्लेस। यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो गया। अब जो क्लाउड है उसका लोअर पार्ट्स आपका नेगेटिवली चार्ज है। जब वो ग्राउंड के क्लोजर मूव करेगा तो क्या होगा? ग्राउंड के पार्टिकल्स को भी, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को भी वो चार्ज कर देगा। किससे चार्ज करेगा? ये नेगेटिवली चार्ज है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे कि ट्रीज, बिल्डिंग्स, ये सब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। ठीक है। एयर जो है वो एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, दोनों चार्जेस को वो मीट होने नहीं देगा। लेकिन जब बिल्डअप चार्जेस जो हैं बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएंगे तो वो अपना इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को ब्रेक कर देगा। कौन? एयर। एयर ब्रेक कर देगा तो क्या होगा? सडन फ्लो ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस, चार्ज का फ्लो होने लगेगा। ठीक है। और क्या होगा? प्रोड्यूसिंग अ ब्राइट, यहाँ पे ब्राइटनेस नहीं होगा, ब्राइट फ्लैश होगा। ओके। यहाँ ब्राइट फ्लैश कर लेना। ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट यहाँ पे आपका प्रोड्यूस हो जाएगा, जिससे, जिसको क्या कहा जाता है? लाइटनिंग। ओके। लाइटनिंग कैसे होता है? जब अपोजिट चार्जेस कोलाइड करते हैं, यानी कि मिलते हैं। ठीक है। जब टकराते हैं आपस में। कहाँ पे होता है लाइटनिंग? कहाँ पे होता है आपका चार्जेस कोलाइड? विद इन क्लाउड, बिटवीन क्लाउड्स एंड बिटवीन क्लाउड्स एंड ग्राउंड। ठीक है। Lightning rapidly heats up the air around it and causes air to expand। हीट जो है, लाइटनिंग से क्या होता है? एयर हीट हो जा रहा है। ठीक है। और एयर हीट होने के कारण एक्सपैंड करेगा, क्योंकि गर्म होता है तो एक्सपैंड एक्सपैंड होता है। और वो
क्या प्रोड्यूस करेगा? लार्ज साउंड, जिसको हम लोग थंडर बोलते हैं। ठीक है? तो इस तरह से आप इसको समझ गए हो अच्छे से, इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो आंसर, ठीक है? और नहीं तो फिर मैं ये बता दी पॉइंट्स में इस तरह से लिख लेना। चलिए, लास्ट क्वेश्चन जो आपका है कि बोर्डिंग्स और बैनर्स में होल्स क्यों बने होते हैं? ठीक है? एक्सप्लेन व्हाई होल्स आर मेड इन बैनर्स एंड होर्डिंग्स। तो इसको आपको आंसर कैसे करना है? होल्स बने रहते हैं ना बैनर्स और होर्डिंग्स में, इसलिए बने रहते हैं क्योंकि वो उड़ ना जाए, ठीक है? हाई स्पीड विंड आए, तो वो उड़ ना जाए, इसलिए उसके बीच में बैनर है, उसमें छोटा-छोटा, छोटा-छोटा छेद बना दिया गया है, ठीक है? अगर उसमें होल्स नहीं रहेंगे, ठीक है? तो क्या होगा, जब भी विंड आएगी, वो क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा विंड को, पास होने नहीं देगा। उससे क्या होगा, विंड पास नहीं होगा तो वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। विंड जो है आपका साइड्स से पास हो जा रहा है, तो साइड्स में क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई एयर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? तो वो क्या क्रिएट कर दिया? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तो क्या होगा? स्पीड जो है वो विंड का ज़्यादा हो जाएगा और ब्लो कर देगा। किसको? बैनर को, होर्डिंग्स को, है ना? तो दिस विल क्रिएट प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू व्हिच हाई एयर प्रेशर जो है वो मूव करने लगेगा लोअर एयर प्रेशर की तरफ, और इसी को मिनिमाइज़ करने के लिए, प्रेशर डिफरेंस को मिनिमाइज़ करने के लिए क्या किया जाता है? होल्स को बनाया जाता है ताकि वो उड़ ना जाए, उसको उड़ने से बचाया जा सके। ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है? क्वेश्चन आंसर के साथ। किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। वीडियो को एकदम अच्छे से पूरा देखिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, बिना इसको समझे क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आने वाला नहीं है, सारा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है इसमें, ठीक है? तो इसको अच्छे से देखकर आप क्वेश्चन आंसर को करिए, और फिर कुछ दिक्कत हो, आप लोग पूछ सकते हो, यू मे आस्क। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।